हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज करने वाले इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो पूछे जा चुके हैं पॉलिटी में, इंपॉर्टेंट एक्ट्स इन पॉलिटी जो कि PYQs भी हैं, जो कि पहले पूछे भी जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है जो कि आगे पूछे भी जा सकते हैं। ओके, तो फिर हम ये देखते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स इन पॉलिटी। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक 10 से 15 मिनट का चैप्टर है। और डोंट वरी, हम इसको जहाँ जहाँ हो सके थोड़ा हिंट के थ्रू, थोड़ा निमोनिक्स, थोड़ा ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। वैसे ज़्यादा इसमें ईयर याद करने का ज़्यादा है कि ईयर याद करना है। और ये भी है कि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, तो कीवर्ड के थ्रू, जो हम जैसे हमने कमीशंस को याद किया था वैसे यहाँ पे भी कीवर्ड के थ्रू हम थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, ओके चलो। NGT एक्ट, चलो आज रेड पेन लेते हैं। NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT का मतलब क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो NGT एक्ट के थ्रू क्या आया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू कब आया था? 2010 में। पूरा डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, 5 में ऐसे वैसे ज़रूरत नहीं है, 2010 याद रखो। 2010 में आया था और उसको इस्टेब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 2010 में। 2010 याद रखो, अगर ज़्यादा तुम्हें याद नहीं रखना है तो। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया गया था? देखो, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि क्या हुआ था इसमें, ऐसे मतलब बस इसको ऊपर ऊपर जान लेंगे कि क्या इसमें क्या चीज़, इसकी बार इस चीज़ के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है, बस इतना जानेंगे। तो इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात की गई कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, कैसे करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब बातें इस एक्ट के थ्रू की गई थी और इस एक्ट के थ्रू लाई गई हैं। कैसे कैसे होगा सब चीज़ें, प्रोटेक्ट कैसे होगा इन्वायरमेंट का। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाम से ही लग रहा है ग्रीनरी से रिलेटेड है, इसमें कुछ है नहीं याद करने को। 2010 कैसे याद करोगे? 2010 कैसे याद करोगे? ऐसा करो कि ऐसे कर लो कि रोज़ 10 पेड़ लगाना तुम्हें, ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करे। रोज़ 10 पेड़ लगाना है, रोज़ 10 पेड़, या फिर तुम्हें एक महीने में 10 पेड़ लगाना है, कुछ ऐसा कर लो। ठीक है, 10 से हम तुम्हें क्या बोलते हैं कि कुछ भी ऐसा डेट से रिलेटेड याद करने का कुछ भी आए तो एक काम उसमें ना, एक काम करना होता है, या तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 1 या फिर 2 डिजिट को लेकर बनाओ। 2010 पूरा लेके मत बनाओ, जैसे सिर्फ यहाँ पे 10 लिए ना, तो वैसे लास्ट का 2 डिजिट लेके बनाओ। या फिर ये क्या कर सकते हो कि अगर 28 वगैरह, कुछ 21 वगैरह कोई आ रहा है तो उसको हिंदी में पढ़ो 21, तो कुछ वर्ड निकलेगा, हिंदी वर्ड उससे निकलेगा। 21 से किस निकल रहा है, या फिर हाँ, आर्टिकल हमने बहुत सारे ऐसे याद करवाया था ना, 82 से हमने ब्याह लिया था, ब्याह। तो ऐसे ऐसे हिंदी में पढ़ के उससे एक हिंदी वर्ड निकलेगा, उसको हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो तो पता चल जाएगा क्या हिंदी वर्ड है, और उससे थोड़ा बना सकते हो, रिलेट कर सकते हो। हिंट, एक हिंट की तरह वो काम करेगा। पूरा 2010 ऐसे लेके पूरा याद करोगे ना तो कभी मतलब बहुत टाइम लग जाएगा याद करने में। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, इस एक्ट के थ्रू क्या प्रोवाइड किया गया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत की। लोक अदालत का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इस एक्ट के थ्रू करवाया गया था कि लोक अदालत को एस्टैब्लिश किया गया था। अब क्यों किया गया था? ताकि फ्री लीगल सर्विस मिल सके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, जो वीकर सेक्शन है उनको फ्री लीगल सर्विस मिल सके। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अमीर लोग, उनके पास तो पैसे हैं, वो अपना लॉयर वगैरह सब कुछ हायर कर लेंगे, अपना केस वगैरह जो जैसे भी वो जीत जाएंगे, जो भी जीतेंगे, जो भी अपना केस वो लड़ सकते हैं जिसके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे नहीं, वो कैसे केस लड़ेंगे? उनके पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, या फिर ट्रैवलिंग के पैसे, जो भी पैसे उनके पास नहीं होंगे तो कैसे लड़ेंगे, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? इसीलिए ये एक्ट के थ्रू किया गया था कि जो गरीब हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनको भी इंसाफ मिल सके फेयर जस्टिस वे में, अच्छे तरीके से। इसलिए उनको फ्री लीगल सर्विस उनको प्रोवाइड करवाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, बस ज़्यादा डिटेल में मत जानो, बस इतना ओवरऑल जान लो। नाम से ही लग रहा है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नाम से ही लग रहा है फ्री लीगल सर्विस देने का बात हो रहा है इसमें। और 1987 ईयर कैसे याद करोगे? 1987 में 7 लेके याद करो, 7।
कि सबको एक मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनको एक साथ लीगल सर्विस मतलब ऐसे प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि सब तुम लोग को एक साथ ऐसे जस्टिस देंगे हम। तो 7 से 7 लो और 7 से ऐसे निकालो, क्योंकि 87 87 87 में सत्ता ले सकते हो। फिर 7 7 ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर तुम्हें 87 में सत्ता से कुछ लेना, सत्ता मतलब पता है जनता सत्ता, तो उससे कुछ बना सकते हो, उससे भी बना सकते हो तुम। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगौड़ा, भगौड़े लोग जो कि हमारे देश में कुछ क्राइम करके भाग गए हैं दूसरे देश में और मतलब कभी वापस नहीं आए हैं, तो ऐसे लोग को भगौड़ा बोलते हैं। या फिर यहाँ से बहुत लोन लेके बैंक वगैरह से बहुत करोड़ों का लोन लेके चुकाया नहीं और भाग गए दूसरे देश में, सेटल हो गए वहाँ जाके और मतलब यहाँ कभी वापस नहीं आए, ना लोन कभी चुकाया। ऐसे लोग में से कौन कौन लोग आते हैं? विजया माला, कुछ कुछ नाम है जैसे विजया विजया माल्या, नीरव मोदी, ये सब कुछ लोग हैं। और हाँ ये सब है, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग हैं। तो ये लोग क्या किए, बहुत करोड़ों का ऐसे लोन लेके भाग गए हैं। फिगटिव मतलब भगौड़ा, भाग गए वो हमारे देश से, इंडिया से, और वापस कभी नहीं है ना लोन उन्होंने चुकाया। तो ये एक्ट लाया गया था इसलिए ताकि उन लोग से लोन हम लोग रिकवर कर सके, जो लोन मतलब उन लोग से हम पैसा रिकवर कर सके, इसलिए लाया था, ये एक्ट लाया गया है। क्योंकि वो ऐसे हुआ तो ऐसे भाग गए तो कितना नुकसान हुआ हमारे देश का ना, तो इसीलिए उन लोग से निकालना ज़रूरी है ना, पैसा बहुत ज़रूरी है, उतना सारा पैसा लेके भागे हैं तो रिकवर करने के लिए लोन को ये एक्ट लाया गया था। तो इसमें क्या किया जाएगा, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उनको गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी या फिर जहाँ वो है वहाँ से उनको बुलवाएगी। ठीक है, तो ये सब एक्ट के थ्रू सब लॉ बनाया गया था कि ये सब करना है। और ऐसे करके काफ़ी पैसे हम लोग वापस ले भी लिए हैं, लेकिन अभी बहुत लेना बाकी भी है। इसको कैसे याद कर सकते हो? फ्यूगिटिव का मतलब भगौड़ा, नाम से ही लग रहा है, समझ में आ गया। इसमें 2018 करो कि 18 साल का हो गया है, 18 साल का हो जाते हैं तो लोग मतलब ऐसे कर लो, घर से रिलेट कर लो, उतना बड़ा लेवल बन जाओ। 18 साल के हो जाते हैं घर में तो नहीं बोलते हैं कि अरे अब तो हम 18 साल के हो गए, मेरे पास ऐसा लीगल वगैरह सब कुछ हो गया, हम मतलब हम हमको तो कहते हैं ना, मम्मी हम 18 साल के हो गया, अब तो मुझे ऐसा नहीं बोल सकती हो बोल मत देना, बस बता रहे हैं। ठीक है, तो 18 साल का हो गया मैं, तो अब तो मैं घर से भाग भी जाऊँगा। देखो सिर्फ याद कराने के लिए कह रहे हैं, कोई ऑफेंड मत होना, नीचे कुछ भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है चलो ठीक है। तो 18 ईयर्स के हो गए हैं तो ऐसा भगौरा ऐसा कुछ कर लेना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो जुवेनाइल जस्टिस, तो इसमें क्या किया गया है कि फॉर क्रिमिनल अंडर 18 ईयर्स, और जो बच्चे जो 18 ईयर्स से कम है, जो अपराधी जो कि 18 साल से कम है, तो उनको ऐसे नॉर्मल ऐसे जेल में नहीं डाल दिया जाता है। जैसे कोई ऐसा अपराध किया तो उसको जेल में डालते हैं ना, तो जो 18 साल से कम है उनको जुवेनाइल जस्टिस, उनको जुवेनाइल कोर्ट भेजा जाता है, और उनका जो भी जस्टिस होता है, जो भी ट्रायल होता है, सब कुछ उस तरीके से होता है। जुवेनाइल कोर्ट में जिस तरीके से जो प्रोसीजर है वो उस प्रोसीजर से उनको गो थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें वही है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया तो जुवेनाइल, ताकि बच्चों का ऐसे प्रोटेक्ट कर सके, बच्चों को केयर कर सके। इस वजह से इसमें कुछ समझना तो है नहीं। 80 सबको पता है कि 18 ईयर से कम जो होते हैं उनका जुवेनाइल कोर्ट में उनका सब कुछ होता है, सब कुछ ट्रायल वगैरह सब कुछ जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू होता है। और इसमें 15 कैसे याद करोगे? 15 बस वैसे याद करो, 18 ईयर्स से कम तो 18 में आ गया 15, मतलब सोचो कि कोई बच्चा जो 15 ईयर्स का है, कोई क्राइम किया है। ठीक है, और इसमें एक और बात की गई थी, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब स्कूल वगैरह में जो पनिशमेंट मिलती है, फिर हॉस्टल्स में, स्कूल में, तो कोई मेंटल हरासमेंट टाइप पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है, फिजिकल हरासमेंट, तुम बहुत ज़्यादा वायलेंट पनिशमेंट नहीं देना है। तो ये चीज़ इस एक्ट के थ्रू कही गई थी। पार्लियामेंट एक्ट 1977, इसमें डिफाइन क्या करता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउस, कि दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, इस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, और उनका रोल को डिफाइन करता है कि उनका रोल क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो भी हाउस, बोथ हाउस में जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे उनका रोल क्या होगा, कितने सीट चाहिए ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। तो
तो कौन बनते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, कौन बनते हैं? तो अपोजिशन में जो मेजॉरिटी होती है, क्योंकि अपोजिशन में बहुत सारे अपोजिशन हो गए, अपोजिशन पार्टी होगी, लेकिन जो मेजॉरिटी में होगी वही जीतेगी। उन्हीं में से किसी को एक को लीडर बनाया जाएगा जिसकी मेजॉरिटी होगी अपोजिशन में। तो एटलीस्ट कम से कम 10% सीट चाहिए होती लोकसभा में अगर किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, और उस अपोजिशन पार्टी की वो मेजॉरिटी जीतने के लिए एटलीस्ट 10% सीट चाहिए होती लोकसभा में। तो यही सब बातें इसमें कही गई थी कि कितना सीट चाहिए होता है, क्या रोल होगा, ये सब बातें। इसको कैसे याद करोगे? इसको 7 से कैसे याद करेंगे कि दोनों हाउस के जो लीडर हैं उनको एक साथ इसमें डिफाइन किया गया है, ऐसे कर सकते हैं। 7 से 7 ही निकलता है, और कुछ निकलता तो है नहीं। ठीक है, नहीं तो कुछ अच्छा आपको लग रहा है तो बता देना, और नीचे कमेंट ज़रूर कर देना अगर कुछ अच्छा इसमें आया तो। वैसे एक साथ भी ठीक ही है कि दोनों हाउस के अपोजिशन लीडर को एक साथ इसमें बात की गई है। अगर कुछ अच्छा है तो नीचे बता देना, हम उसको पिन कर देंगे। प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट एंड पेंशन एक्ट 1951। प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट एंड पेंशन, नाम से लग रहा है प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट पेंशन के बारे में बात की गई है कि प्रेसिडेंट का कितना सैलरी दी जाएगी, कितना अलाउंस दी जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होगी प्रेसिडेंट की, अकोमोडेशन वगैरह जो भी प्रेसिडेंट का वो इसमें बात की गई है इस एक्ट के थ्रू। और ये आई थी 1951 में, और इसमें लिखी हुई है कि 5 लाख महीना मिलता है सैलरी प्रेसिडेंट को। ये याद कर लेना, 5 लाख मंथ, ये क्वेश्चन में आते हैं। इसको कैसे याद करोगे? 1951 5 लाख से याद करो, 5 लाख याद कर लेना, और 51 में मतलब 50 भी थोड़ा रख सकते हो। 1905 तो नहीं होगा ना, इतना तो पता, 1905 तो बहुत पहले की कहानी हो जाएगी। तो 50 कर लो, 1950 और 51 पास तो आ जाओगे ना। 5 से यहाँ पे 5 याद कर लो, फिर 51 ही कर लो। 5 लाख महीना से 5 याद कर लो, बेस्ट रहेगा वो। प्रेसिडेंट का डिस्चार्ज एंड फंक्शन एक्ट 1969। प्रेसिडेंट का डिस्चार्ज और फंक्शन, इसमें बात की गई थी कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की सीट अगर वैकेंट हुई, दोनों नहीं हुए, तो कौन ये तो पता है कि प्रेसिडेंट नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। अगर दोनों ही नहीं हुए, प्रेसिडेंट भी नहीं हुए, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हुए, तो कौन आता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो आता है प्रेसिडेंट के जगह पे प्रेसिडेंट का काम करने, मतलब एज अ प्रेसिडेंट काम करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में जो है। अगर वो भी नहीं है तो कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो इसमें बस वही की गई है, प्रेसिडेंट का डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो प्रेसिडेंट की जगह पे आएंगे अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों किसी की सीट वैकेंट होगी तो इसमें ऐसे कर सकते हो कि प्रेसिडेंट न से नहीं, प्रेसिडेंट नहीं होंगे, न से नहीं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, न से नहीं, लास्ट वाला न। और हाँ, जो चीज़ भी लोगे उसको हर चीज़ में वही लेना है। देखो जैसे कि 9 से 9 हमेशा हम लोग न लेते हैं, 9 से हमेशा न निगेटिव वाला लेते हैं, तो हर टाइम वही लेना है, मैक्सिमम टाइम वही लेना है। अगर कभी कभी एक्सेप्शन में कुछ और लेना पड़ जाए तो ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वही लेना है, क्योंकि एक चीज़ वो बैठ जाती है कि अच्छा न से न ही हो रहा है। वरना अगर न से हर चीज़ लेने लग जाओगे, न से कभी न से कुछ और ले लिया, कभी न से न ले लिया, तो फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा कि अच्छा इस बार क्या लिया था, इस बार क्या लिया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना क्रिएटिविटी करते वक्त अपनी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये आई थी 1961 में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मतलब प्रेगनेंसी वुमेन जो होती है, फिर डिलीवरी करने वाली होती है, उन लोग को पेड लीव्स मिलेगा। जो वर्किंग वुमेन है उनको पेड लीव मिलेगा, वर्किंग वुमेन को। और ये प्राइवेट सेक्टर में उनको पेड लीव उनको मिलना चाहिए, उसके लिए एक्ट लाया गया था। और अभी कितने दिन का मिलता है? 26 वीक का भी मिलता है, और 26 वीक या फिर 182 डेज सेम ही तो है, तो 26 सप्ताह का अभी पेड लीव्स मिलता है। तो इस एक्ट के थ्रू यही चीज़ लाई गई थी, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। जो प्रेग्नेंट वुमेन है ये सब उन लोग को, और उनको पेड लीव मिलेगा। इसको कैसे याद करोगे? 61 से तो नहीं हो रहा, 60 भी लोगे तो नहीं जाएगा। 60 मतलब ऐसा वुमेन को 60 एज लोगे तो फिर तो वो प्रेगनेंसी से बहुत दूर हो जाएगा वो पीरियड। तो एक से ले सकते हो कि एक, वैसे तो 26 दिन की मिल रही है, तो आई डोंट नो इसमें क्या कर सकते हो। एक से भी कैसे, एक दिन की छुट्टी थोड़ी ना मिलेगी। फिर एक से कुछ ले सकते हो कि वुमेन सोचेंगे अच्छा एक दिन वो आएगा मैं छुट्टी लूँगी, 26
सप्ताहों का या एक साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, आई डोंट नो। इसमें कुछ अच्छा है तो बता देना। या फिर 60 ले सकते हो, 60 से कर सकते हो कि 60 ईयर्स की हो जाएंगी तो फिर उन्हें ये सब मतलब सोचना ही नहीं है कि ये सब, क्योंकि 60 ईयर्स में तो ये सब पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो ले सकते हो। आई डोंट नो। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आगे बढ़ो। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसमें है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नाम से क्या लग रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है। तो इसमें क्या करना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम क्रिमिनल है, कोई क्राइम किया हुआ तभी वो क्रिमिनल है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने से रिलेटेड, उसका एविडेंस कलेक्ट करने से रिलेटेड, उसको ये दिखाने से रिलेटेड कि वो गिल्टी है कि इनोसेंस है, क्या है पता करना है। इस क्यों करना, ताकि फेयर और जस्ट हो सके, सब चीज़ फेयर हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, उसका जो ट्रायल चलेगा वो सही तरीके से चले, सही एविडेंस, सही इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी तो वो सही से पता चल पाएगा कि वो गिल्टी है कि नहीं, इनोसेंट है कि नहीं। अगर गिल्टी है तो कितना गिल्टी है, उसका ट्रायल पीरियड सब कुछ एकदम फेयर होना। तो इसलिए ये एक्ट आया गया था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब इनको भी जस्ट प्रोसीजर से, फेयर प्रोसीजर से इनको भी गुजारना है, क्रिमिनल्स को भी। तो 1973 में ऐसे करो, 3 लो, 1973 में 3 लो। और 3 नंबर वाले क्या होते हैं, ऐसे बोलते हैं 3 नंबर वाले कह दिया, फिर 3 नंबरी होते हैं, 3 नंबरी ना, नहीं मूवीज़ वगैरह में सुने हुए 2 नंबरी 3 नंबरी 2 नंबरी मत याद रखना, यहाँ पे 3 नंबरी है। तो 3 नंबरी वाले से क्रिमिनल है, ऐसा कुछ कर लो। 2 नंबरी 3 नंबरी, नंबरी समझ रहे हो, नंबरी 3 नंबरी वाले, अरे ये तो 2 नंबरी वाला है, छोड़े सब ऐसे ही रहता है, अरे वो तो 3 नंबरी वाला, छोड़ो सब ऐसे 3 नंबरी कर लेना है पे, ठीक है। सिविल राइट एक्ट ऑफ यूएसए से लिया गया। तो सिविल राइट एक्ट ऑफ यूएसए 1964, इसमें है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने का है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, सिविल राइट एक्ट ऑफ यूएसए 1964, इसमें क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, on the basis of race, on the basis of color, on the basis of religion, on the basis of sex, मेल है कि फीमेल है, कैसा रिलीजन है उसका, क्या कलर है उसका, ये सब बेसिस पे, क्या कास्ट है उसका, ये सब बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो सिविल राइट एक्ट ऑफ यूएसए, इसके थ्रू यही चीज़ लाई गई थी 1964 में। 4 से इसको याद करो कि चारों तरफ, 4 में हम यही लेते हैं, 4 में हम क्या लेते हैं, चारों तरफ। तो चारों तरफ इक्वलिटी रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, चारों तरफ इक्वलिटी रहेगी, क्योंकि 64 से कोई वर्ड तो बन नहीं रहा है, इसको 64 पढ़ते हैं ना हिंदी में, 64 से कोई वर्ड तो बन नहीं रहा, तो 4 से लो कि चारों तरफ इक्वलिटी रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार इसका पूछा जा चुका है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कब आया, 1951 में। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, इसमें लेकिन हम 2 सेक्शन सिर्फ पढ़ने वाले हैं। अंडर सेक्शन 80A के अंडर क्या लिखा हुआ है, पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद हाई कोर्ट। इलेक्शन पिटिशन से रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन पिटिशन से रिलेटेड कुछ भी होगा, प्रॉब्लम्स, कुछ भी डिस्प्यूट, कुछ भी बातें होगी, तो उसके बारे में डिसाइड करने का पावर किसका है, हाई कोर्ट के पास है, बस इसमें यही लिखी हुई है। और क्या है कि इफ़ अ पर्सन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या एक और बात क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है, इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस ही मस्ट वैकेंट इन 10 days। अगर कोई पर्सन है, दोनों हाउस से इलेक्ट हो चुका है, लोकसभा से भी राज्यसभा से, ये सब हमने पहले भी बता रखा है, तो उसको कोई एक हाउस को चुनना है और एक हाउस को उसको वैकेंट कर देना है 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो उसको 10 से ऐसे याद करो कि उसको बोल दिया गया कि भाई तुम दोनों बस पे नहीं चढ़ सकते, 10 दिन के अंदर, बस तुम्हें 10 दिन का टाइम मिलेगा, बस तुम्हें 10 दिन का टाइम मिलेगा, तुम एक चुन लो, बस 10 कर लेना। अंडर सेक्शन 62 का 5 क्लॉज 5, 62 का क्लॉज 5 में क्या लिखा हुआ है, डिप्राइव कर, इसके अंडर क्या है कि डिप्राइव करता है द प्रिजनर्स ऑफ द राइट टू वोट। प्रिजनर्स को वोट देने का अधिकार, उनको वोट देने का अधिकार उनको छीनता है इस सेक्शन के थ्रू, सेक्शन 62 का क्लॉज 5 के थ्रू डिप्राइव उनको मिलता है, वोट करने का पावर उन्हें नहीं दिया जाता है प्रिजनर्स को। इसको कैसे याद करोगे, 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का रिप्रेजेंटेशन 1951 ना,
लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हिंदी में पढ़ो, मतलब हिंदी में इसको लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेंगे ना, सिर्फ मैं, एक अकेला मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एक से कर लो कि अकेला खुद को सब अपना रिप्रेजेंट करते हैं। आई नो थोड़ा तुम्हें लगेगा क्या है ये, तो तुम कोई अच्छा बना लेना। चलो ये हो गया, एक्ट हमारा हो गया, और कुछ हमारे और भी हैं, और इसका चलो इसको देखते हैं। टाटा एक्ट के थ्रू टाटा आया था। टाटा का मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये जो है फर्स्ट एंटी टेररिज्म एक्ट है ये, जिसके थ्रू एंटी टेररिज्म लॉ लाया गया था इंडिया में, फर्स्ट वाला है ये। और ये लेकिन अब अभी नहीं है, अभी इसको रिपील्ड हो चुका है। ये आया था, ये कब 1985 में आया था, और ये 1995 तक चला। ईयर जरूरी नहीं याद करना, 1985 में आया था, 1995 तक चला। और ये फर्स्ट है जो कि अभी तो रिपील हो चुका है, नाम से लग रहा है 1995 में रिपील हो चुका है ये। और रिपील करके इसको हटा के पोटा आया था, इसके बाद ही टाटा को हटा के पोटा आया था। तो टाटा एक्ट में क्या बताया गया कि इसके अंदर अगर कोई गिल्टी है, अगर कोई टेररिस्ट है, अगर कोई गलत काम करता है, तो उसको ऐसे 1 साल की जेल होगी, या फिर उसको मैक्सिमम 5 साल तक उस जेल को बढ़ाया जा सकता है, और फिर फाइन वगैरह, इसमें ऐसी बात की गई थी। 1 साल की जेल होगी, या फिर उसको जेल को बढ़ाना है, मतलब उस ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो 5 साल तक हो जाएगी जेल, फाइन वगैरह, इस सब की इसमें बातें की गई थी। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, तुम्हें फुल फॉर्म याद रखना है कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसका फुल फॉर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा ये याद कर सकते हो कि फर्स्ट था, 1985 में आया था, और बस अभी रिपील हो चुका है। नाम से तो पता चल ही रहा है टेररिस्ट से रिलेटेड है, इससे बात की गई है टेररिस्ट को कैसे कैसे उनको पनिशमेंट करना है, ये सब। पोटा एक्ट के थ्रू पोटा आया था, ये आया था 2002 में, और ये चला 2004 तक। ये भी अभी नहीं है, प्रेजेंट में दोनों नहीं है। ये भी 2002 में आया था, 4 तक चला, फिर ख़त्म हो गया। इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये भी सेम ही है कि बहुत सारे अटैक वगैरह हो रहे थे, तो उसके लिए लाया गया था कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, टेररिज्म अटैक को प्रिवेंट करने के लिए आया था। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। कॉफे पोसा ये आया था 1974 में, 1974 में आया था। इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। नाम से लग रहा है कि स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना है। तो उसका एम क्या था कॉफे पोसा का, कि स्मगलिंग जो भी होता है उसको प्रिवेंट करना है, कंजर्व करना है फॉरेन एक्सचेंज को, ये सब। ठीक है, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना है, बस। इसमें स्मगलिंग वर्ड, रूट वर्ड, की वर्ड लेके याद कर लेना। कॉफे पोसा स्मगलिंग याद हो जाएगा, फुल फॉर्म तो तुम्हें याद करना ही होगा। और ईयर याद करने के लिए भी 4 से रिलेट करो। स्मगलिंग, ऐसे चारों तरफ स्मगलिंग हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये आया था। ठीक है, अभी शुरू में लगेगा कि चारों तरफ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कि चारों तरफ ही लिए थे, कि कौन सा तरफ लिए थे। 1-2 बार करोगे ना तो याद हो जाएगा कि चारों तरफ ही लिए थे, या फिर ऑप्शन में देखोगे ना तो याद हो जाएगा कि अरे हम तो चारों तरफ लिए थे, कोई और तरफ नहीं लिए थे। चलो, तो हमारा ये ख़त्म हो गया ना। तो हमारा ये एक्ट सारा ख़त्म हो चुका है, और आई होप आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। हमने इसको याद अच्छे से किया ही है, हर मैक्सिमम आई थिंक 90% हमने हिंट कर करके याद कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के थ्रू ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है बहुत। अगर ऐसे लाइक वगैरह ऐसे कमेंट आते हैं, फीडबैक्स आते हैं कि आपका वीडियो से हेल्प मिला है, तो हमें अच्छा लगता है इसे पढ़ के। ठीक है, और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।